नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और ज़रूरी सवाल पर बात करेंगे कि आखिर भारत जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी जीएम फसलों को लेकर इतना ज़्यादा सतर्क क्यों रहता है। चलिए इसके पीछे की वजहों की तह तक चलते हैं। तो असल सवाल यही है कि एक तरफ टेक्नोलॉजी से पैदावार बढ़ाने का वादा है और दूसरी तरफ देश की खेती, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण को बचाने की जिम्मेदारी। इन दोनों के बीच सही रास्ता क्या है? आइए इसी को समझते हैं। तो इस पूरे मामले को समझने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में देखेंगे। पहले बात करेंगे उस क्रांतिकारी बीज की जिसने सब कुछ बदलने का वादा किया था। फिर देखेंगे कि किसानों को इसकी असली कीमत क्या चुकानी पड़ी। इसके बाद हम उस अनदेखे खतरे यानी कंटैमिनेशन की बात करेंगे और फिर समझेंगे कि ये पूरा मामला एक ग्लोबल इकोनॉमिक गेम कैसे है। और आखिर में हम भारत की दुविधा पर आएंगे। चलिए, कहानी शुरू होती है एक कंपनी से जिसका नाम था मॉन्सेंटो। मॉन्सेंटो ने किसानों की एक बहुत पुरानी समस्या का एक कह सकते हैं नायाब हल पेश किया था। सोचिए, दुनिया भर की किसान सालों से दो बड़ी मुश्किलों से जूझ रहे थे। एक वो खरपतवार जो फसल को बढ़ने नहीं देते, और दूसरे वो कीड़े मकोड़े जो पूरी की पूरी फसल चट कर जाते थे। भारत में भी कपास की फसल के साथ यही हो रहा था। बॉलवर्म नाम का कीड़ा पूरी फसल बर्बाद कर रहा था। तो मॉन्सेंटो ने क्या किया? उन्होंने कहा कि हम दवा डालने की जगह बीज को ही बदल देते हैं। उन्होंने जेनेटिक इंजीनियरिंग से ऐसे बीज बनाए जो उनके खास कीटनाशक राउंडअप से बच सकते थे। और खास तौर पर भारत के लिए उन्होंने ऐसा कपास का बीज बनाया जो बॉलवर्म नाम के कीड़े को खुद ही मार सकता था। मतलब बीज ही सिपाही बन गया। और जानते हैं, शुरू में तो नतीजे कमाल के थे, मतलब हैरान करने वाले। बॉलवर्म की समस्या लगभग खत्म ही हो गई और भारत में कपास का उत्पादन सीधा 3 गुना बढ़ गया। किसानों के लिए तो ये सच में एक क्रांति जैसा था। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, इस चमत्कार की एक भारी कीमत थी और किसानों को इसका असली आर्थिक बोझ धीरे धीरे समझ आने लगा। आइए देखते हैं कि कैसे। अब ये बहुत दिलचस्प है। जरा इन नंबरों को देखिए। बीटी कॉटन का एक पैकेट किसान को लगभग 1800 रुपए का पड़ता था, लेकिन इसमें से बीज की असल कीमत तो सिर्फ 550 रुपए के आसपास थी। बाकी के 1250 रुपए, मतलब 2/3 से भी ज्यादा पैसा, सीधे मॉन्सेंटो की जेब में रॉयल्टी के तौर पर जा रहा था। तो इससे हुआ क्या? किसान एक तरह के जाल में फंस गए। पहला, ये बीज पेटेंट वाले थे तो उन्हें हर साल नए खरीदने पड़ते थे। दूसरा, किसान अपनी फसल से बीज बचाकर अगली बार इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, जो वो सदियों से करते आ रहे थे। और तीसरा, उन्हें अक्सर मॉन्सेंटो का ही कीटनाशक इस्तेमाल करने के लिए मजबूर किया जाता था। मतलब पूरी तरह से निर्भरता। पर बात सिर्फ पैसों की नहीं थी। एक और बहुत बड़ी और शायद ज्यादा खतरनाक समस्या सामने आ रही थी, जिसका असर हमारे पर्यावरण पर होना था। और ये एक ऐसी समस्या थी जिसे शायद कभी ठीक नहीं किया जा सकता। देखिए, होता क्या है कि मधुमक्खियां और हवा ये पराग को एक पौधे से दूसरे पौधे तक ले जाते हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन जब जीएम फसलों के पराग उड़कर पास के खेतों में देसी यानी नॉन जीएम पौधों पर गए, तो उनका जेनेटिक मटेरियल मिक्स होने लगा। और इसने एक ऐसा सवाल खड़ा कर दिया जिसका जवाब शायद किसी के पास नहीं था, कि एक बार जब ये जीएम जीन्स कुदरत में फैल गए, तो क्या इन्हें कभी वापस कंट्रोल किया जा सकता है? क्या इस जिन को वापस बोतल में बंद किया जा सकता है? तो इसका असर क्या हुआ? देखिए, एक तो हमारे देसी बीज अपनी खासियत खोने लगे। दूसरा, जो किसान जीएम फसल नहीं भी उगा रहे थे, उनके खेत भी इस मिलावट से प्रभावित होने लगे। और तीसरा, इससे व्यापार में एक बहुत बड़ी रुकावट पैदा हो गई, क्योंकि यूरोपियन यूनियन और रूस जैसे कई देश जीएम फ्री प्रोडक्ट ही खरीदते हैं। मतलब जीएम कंटामिनेशन के शक में ही भारत की पूरी खेप रिजेक्ट हो सकती थी। चलिए अब जरा बड़ी तस्वीर देखते हैं। ये मामला सिर्फ खेती किसानी या पर्यावरण का नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा ग्लोबल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल खेल भी है। यहाँ पर अमेरिका और भारत का एक सीधा सा कंपैरिजन है। अमेरिका में सरकार किसानों को भारी सब्सिडी देती है, जिसकी वजह से वहाँ मक्का उगाना भारत के मुकाबले काफी सस्ता पड़ता है। अब जब बाजार में इतना सस्ता मक्का आएगा, तो भारतीय किसान उसका मुकाबला कैसे करेंगे? और ये कोई एक देश की कहानी नहीं है, ये एक पैटर्न है जो बार बार दोहराया गया है। मेक्सिको में सस्ते अमेरिकी मक्के ने वहां के 20 लाख किसानों को बेघर कर दिया। हैती को कर्ज के बदले अपने लोकल चावल पर टैक्स घटाना पड़ा,
और नतीजा ये हुआ कि वो चावल के लिए 80% अमेरिका पर निर्भर हो गया। नाइजीरिया में भी यही हुआ। व्यापार के नाम पर लोकल किसानों को तबाह कर दिया गया। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर हम भारत की दुविधा पर वापस आते हैं। अब समझ में आता है कि भारत के लिए ये फैसला इतना सीधा क्यों नहीं है। यहाँ आर्थिक, पर्यावरणीय और राजनीतिक सभी तरह के जोखिम एक साथ जुड़े हुए हैं। तो भारत के लिए ये फैसला लेना इतना आसान क्यों नहीं है? क्योंकि ये सिर्फ फसल की पैदावार बढ़ाने का मामला नहीं है। इसके पीछे किसानों पर बढ़ता कर्ज है, हमारे देसी बीजों के हमेशा के लिए खत्म हो जाने का खतरा है, एक्सपोर्ट मार्केट खोने का डर है और विदेशी सब्सिडी वाले प्रोडक्ट से मुकाबला न कर पाने की सच्चाई है। यहाँ तक कि सांस्कृतिक और धार्मिक वजहें भी हैं, जैसे अमेरिकी डेयरी प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होने वाले एनिमल फीड और हार्मोन्स को लेकर चिंताएं। ये सब मिलकर भारत को सतर्क रहने पर मजबूर करते हैं। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। खाद्य सुरक्षा यानी फूड सिक्योरिटी हासिल करने के लिए सही रास्ता क्या है? क्या हमें विदेशी इनोवेशंस को आंख बंद करके अपना लेना चाहिए या फिर अपनी खेती की स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता को बचाकर रखना चाहिए? सही संतुलन आखिर कहाँ है?